माननीय मंत्री महोदय को तकरीबन 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। ये क्या हो रहा है? जितेंद्र तोमर माफिया हैं। जितेंद्र तोमर कहीं भाग रहे थे। जितेंद्र तोमर ने बम ब्लास्ट किया है दिल्ली में या कहीं पे। उनके ऊपर एक आरोप है। उसके पक्ष और प्रतिपक्ष में कुछ लोग अपने तर्क दे रहे हैं। अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसी इमरजेंसी क्या थी कि जितेंद्र तोमर को अरेस्ट किया जाए? कितने हफ्तों से ये बात चल रही थी कि उनके पास डिग्री फेक है। मुझे याद है कि बार काउंसिल ने भी कहा है कि डिग्री फेक है। सो कहीं ना कहीं पुलिस ने इसका मतलब बिल्कुल पक्के सबूत ले लिए, तफ्तीश करी और जब सबूत हाथ में आए तो वो गिरफ्तारी का समय आ गया। मिनिस्टर को क्या दिल्ली छोड़ के नहीं भाग रहे हैं? उनका घर भी यहीं पर है, उनका ऑफिस भी यहीं पर है और कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। हमारी ये मांग है कि जितेंद्र तोमर को इसी वक्त हटाया जाना चाहिए और उनको विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अरविंद केजरीवाल को भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। असली मुद्दा नैतिक है। क्या कानून मंत्री की डिग्री फर्जी है? 4 महीने से ये सवाल उठा हुआ है। गिरफ्तारी से पूर्व मुझे सूचना दी जानी चाहिए थी। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। एक बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। दोनों 2 केस पेंडिंग हैं इसी मामले के ऊपर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के सामने सारा जो भी एविडेंस है वो रखा गया है। तो जब पेंडिंग पड़ा है तो पुलिस को अगर कुछ खबर भी मिली है तो उनको हाई कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। मैंने गृह मंत्रालय ये सब काम नहीं करता है। कानून अपने तरीके से अपना काम करता है। गृह मंत्रालय के द्वारा किसी मामले में हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। तो पूरे दिन खूब सारी गहमा गहमी। मैं आपको पहले अपने पैनल से मिलाऊंगा। खबर है, आपको पता है कि तोमर साहब गिरफ्तार हुए और अब वो पुलिस रिमांड में चले गए हैं। मेरे जर्नलिस्ट मेरे साथ होंगे। मेरा जो आज का पैनल है और मैं बिल्कुल नई बात से शुरू करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप तक उसको पहुंचा सकूं। ओम थानवी साहब हैं, हम लोग सब लोग उनको बड़े प्यार से सौम्य संपादक कहते हैं और बड़े स्टाइल से अपनी बात रखते हैं। कपिल हैं, नौजवान हैं, वो स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। विजेंद्र गुप्ता हैं जो 3 सीटें बीजेपी के पास है कुल मिलाकर दिल्ली में, उनके आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। 70 में से 3 ही सीटें हैं बीजेपी के पास। केटीएस तुलसी साहब होंगे जो कि एक सीनियर एडवोकेट है, आप सब जानते हैं। अब मैं सबसे बड़ी बात जिससे शुरू कर, कहानी आपको सबको पता है ना भाई। कहानी बड़ी सरल सी है कि तोमर साहब की डिग्रियां असली हैं या नकली, ये मामला 4-5 महीने से चल रहा है। एक समय में इसको योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी उठाया, अब वो अलग हो चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी की सियासी ड्रामेबाजी ये है कि ये सब मोदी सरकार करा रही है। जंग साहब से तो जंग इनकी चलती रहती है। तो अब ये सब कुछ है, इसमें एक बड़ा गंभीर कानून का पहलू है। लेकिन मैं आपको एक पहलू बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उसे। ये है दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की चयन की प्रक्रिया के डिटेल्स आम आदमी पार्टी के, यानी कि उनकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने कहा, ओम थानवी साहब बहुत सीनियर इस देश के जर्नलिस्ट हैं, हम लोग इनको पढ़कर बड़े हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं से प्रश्न पूछूंगा। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, 2 मैंने निकाल के रखी हैं। जरा कुछ लाइनें, इनकी स्क्रीनिंग कमेटी का डॉक्यूमेंट है या आप गूगल कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के साइट पर आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति दागी है अथवा नहीं, कोई व्यक्ति दागी है अथवा नहीं, यह सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं, सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं, आज ये पुलिस को क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको पूरा अधिकार है, बल्कि जनता द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर भी तय होगा कि कोई व्यक्ति त्यागी है या नहीं। तोमर साहब के केस में यह जान लीजिए कि ज्यादातर जानकारी आरटीआई के माध्यम से आई है। यह तथ्य आपको बता रहा हूं, फैक्ट्स। अगली पंक्ति इनकी जानिए, इनके आम आदमी पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी की। किसी व्यक्ति पर भले ही मुकदमा न चल रहा हो, लेकिन अगर उस पर संगीन आरोप है तो उसे उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। भले ही मुकदमा ना चल रहा हो, मैं नहीं कह रहा हूं विज्ञान प्रकाश, ये जो आधार बनाया था आम आदमी पार्टी ने अपने
उम्मीदवारों का चयन करने का उसमें लिखा है। अब इन्हीं के लोगों ने तब जो इनके साथ थे, यानी कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, इन्होंने इस प्रश्न को उठाया। खैर वो पार्टी से ही बाहर हो गए। अब स्थिति बिल्कुल पलट गई। ठीक है, अब वो मंत्री हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, तो कैसे उनका चयन हुआ मंत्री बनने के लिए या उम्मीदवार बनने के लिए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये इनका आज की दलील में, कानून, केस, सब में नहीं जा रहा हूं, कैसे कोई उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का बने, ये उनकी चयन प्रक्रिया का हिस्सा मैंने आपको पढ़ा है। इससे पहले पॉलिटिकल प्लेयर्स हमारी चर्चा में आए, जैसे मैंने कहा मैं सबसे पहले ओम थानवी साहब के पास आऊंगा। थानवी साहब, ये इन्होंने साफ सुथरी बड़ी सोच की राजनीति का आधार बताया था। आज स्पष्टतः ये साफ है, या तो दिल्ली पुलिस को मुंह की खानी पड़ेगी या बड़ी अदालतें आज के फैसले को नकारेंगी। लेकिन जब इन्होंने तोमर साहब का चयन किया होगा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़वाने का, क्या ये बात उन पर लागू नहीं हुई होगी सर? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि जब चुनाव के लिए प्रक्रिया चल रही होगी या उम्मीदवार जब तय किया गया होगा जी, तब उनके सामने कितने तथ्य आए। लेकिन जब तथ्य सामने आ गए, अदालत में मामला पहुंच चुका जी, तो उस वक्त बहुत अच्छा पॉइंट आपने उस वक्त ये चाहिए था केजरीवाल जी को कि वो इनको मंत्री पद से हटा देते, उनकी विश्वसनीयता बढ़ती। सही कहा। और उसके बाद जांच चल रही है, जांच जब पूरी हो जाती तो होता। दूसरी बात एक और है कि ये जो प्रशांत और योगेंद्र यादव चाहे अलग हो गए, तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे यही मुद्दे थे कि हमें कम से कम अपने मामले में साफ होना चाहिए। दूसरा लोकपाल की बात, क्योंकि लोकपाल के प्लैंक पर ही चुनाव जीते थे। अब न अंदरूनी लोकपाल है, उसको आपने हटा दिया, न बाहरी लोकपाल है जी। तो ये आप पार्टी के स्तर पर जो चीज नजर आती है खामी ये है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें, जो तकरार हुई क्यों है, ये जो हमारे एलजी साहब हैं, इन्होंने भी मेरा मानना है कि उपराज्यपाल पद की गरिमा को बहुत बट्टा लगाया है। ये बड़ा संवैधानिक पद है और दुर्भाग्य से जो संविधान की गलियां छूट जाती हैं, उसका आप लाभ भी उठा सकते हैं, या जैसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि ये शोभा की चीजें हैं, इनको आप उस तरह से न लें। चुनी हुई सरकार की कोई अगर अहमियत न रह जाए और एक केंद्र का नुमाइंदा, और इस स्तर पे बात हो कि आपके खिलाफ अखबारों में जांच आ गई कि सीबीआई की रिपोर्ट जंग साहब के खिलाफ क्या है, सच है झूठ है क्या है। अब रातों रात आप एक व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड बना दें, रात को 3 बजे एफआईआर दर्ज हो, सुबह गिरफ्तारी हो। ये चीजें संदेह के घेरे में इसलिए आती हैं कि इस तरह से तो पार्षद को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हम जानते हैं इस देश में क्या है, केंद्र सरकार में भी हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बलात्कार के आरोप हैं, हलफनामे झूठे देने के आरोप हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कल मान लीजिए एफआईआर हो केंद्र सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ, क्या आपने 2 झूठे हलफनामे दिए, क्या परसों उनको गिरफ्तार किया जाएगा? हम जानते हैं कि ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। तो ये जो संदेह के घेरे में चीज आती है, ये चीज उस संस्था को भी अविश्वसनीय बनाती है, लेकिन जो उपराज्यपाल की संस्था है। लेकिन आपने ही वही पॉइंट रखा जो बुनियादी पॉइंट है। यही तो आपका दावा था कि आप पारंपरिक जोड़ तोड़ जुगाड़ हेन तेन पर्दे के पीछे की राजनीति से ऊपर है। तब वो ज्यादा बेहतर ढंग से उपराज्यपाल की कार्यस्थानी जो है उसे लड़ सकते थे, अगर उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से अलग कर दिया होता। आज की स्थिति में ये मानने के बजाय कि ठीक है, मतलब जैसे मैं मनीष सिसोदिया का बयान देख रहा था, कौन है ये क्या हो रहा है, ये माफिया है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अदालत में चल रहा है, मैं थोड़ा ना यहां बैठ के तय करूंगा। तो जी आशुतोष, मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा, वो पत्रकारों से कैसे मुखातिब हुए। मेरा पॉइंट ये कि फिर इतना आप आक्रामक क्यों हो रहे हैं? आपने अगर फिर आप में और बाकी पॉलिटिकल सिस्टम के जो खामियां हैं उसमें फिर बड़ा बुनियादी फर्क क्या रह गया? आपने इसी फर्क को उजागर करके जनता के सामने रखने की बात कही, जनता ने उस बात को पसंद किया और आपको 70 में से 67 सीट दी। ऐतिहासिक, ऐसा होता नहीं डेमोक्रेसीज में सर। और आज इतना आक्रामक हो कि क्यों इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, या ये सिर्फ बना रहे हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, ये सब हमारे ऊपर सिर्फ अटैक हो रहा है? मैं तो सोचता हूं कि अगर ये इनको बहुत अनुभव होता तो ये तो इनके लिए बड़ा फायदे का काम हुआ है, क्योंकि जनता जो है ये ठीक है कि ये बात हमने मान ली कि आपको इन मंत्री को हटा देना चाहिए था जब तक जांच सामने नहीं आती, लेकिन उसके बाद जितनी दास्तान है वो सारी आपके फेवर में जाती है। किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई,
किस तरीके से पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरीके से जंग साहब के खिलाफ सीबीआई की रिपोर्ट में जिक्र है, किस तरीके से सीएनजी जो फिटमेंट वाला मामला है उसकी जांच क्या चल रही थी, ये सारी बातें जब लोग पढ़ते तो उनकी सहानुभूति सरकार के साथ होती, क्योंकि मंत्री को हटा चुके होते। सही बात है, बड़ा लंबा इतिहास है पिछले मनमोहन सिंह सरकार का। मंत्री हटाए गए जब उनके ऊपर आरोप लगा और तब हटाए गए या दबाव बना, बीजेपी जैसी पार्टियों ने दबाव बनाया, इसलिए नहीं कि कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई। दबाव एक परसेप्शन का होता है राजनीति में, धारणा का होता है। कूलली लड़ सकते थे जी, उत्तेजना में नहीं, उत्तेजना से आपका तर्क कमजोर हो जाता है। आपका तर्क मेरे साथ में आप विजेंद्र गुप्ता जी बोलना चाह रहे हैं, स्वाभाविक है कपिल जी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मेरे बातों का जवाब देंगे, लेकिन मेरे साथ में सीधे चल सकता हूं। मुकेश मौजूद हैं, शरद शर्मा मौजूद हैं मेरे साथ, और साथ में आशीष जो हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे जर्नलिस्ट हैं जो पूरे दिन से लगातार इस खबर को पर बने हुए हैं। मुकेश, सबसे पहले वहां की तस्वीर, आप लगातार पुलिस, आप और आशीष पुलिस और अदालत पर नजर रखे हुए थे, क्या लग रहा था उम्मीद की रिमांड होगी कुछ दिनों के लिए तोमर जी की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की जो चार्जेस लगाए हैं तोमर पर, उससे ये साफ हो गया था कि जो पुलिस रिमांड मांगेगी निश्चित तौर पर रिमांड मिल सकती है पुलिस को, और वही हुआ। पुलिस ने 5:07 पर जितेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया, और पेशी के बाद जो है फिर लंबी बहस हुई, और बहस करीब 2 घंटे बहस चली, और बहस के बाद फिर ये फैसला आया। आशीष मेरे सहयोगी हैं जो कोर्ट लंबे समय से देखते आ रहे हैं। आशीष कोर्ट के अंदर थे, आशीष से पूछते हैं, आशीष कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या खास बातें बचाव पक्ष और जो अभियोजन पक्ष उसने रखी? जी देखिए, साफ तौर पर आशीष से पेश करने के बाद एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट करूंगा। यहाँ पर एक बहुत सीनियर पैनल है, ये पूछा था, मुकेश अगर आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज आशीष से पूछिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। ये सब बातें आम आदमी पार्टी ने कही हैं। अदालत की कार्रवाई में क्या हुआ, पुलिस की बातचीत में क्या हुआ, तो ये सब आरोप है, ये बड़े सीरियस चार्जेस है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि सब कुछ इन कैमरा हुआ है। तो आप दोनों लोग जरूर बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, सबसे पहले आप बताइए कि कोर्ट में क्या क्या हुआ? जी देखिए, कोर्ट में जब शुरू हुई पेशी उनकी हुई, तो जो वकील हैं बचाव पक्ष के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना नोटिस दिए उनको गिरफ्तार किया है, जो सीआरपीसी जो कानून का उल्लंघन है। उनको पहले से कोई नोटिस नहीं दिया, उनको पकड़ने के बाद, उनको थाने लाने के बाद 160 का पूछताछ का नोटिस दिया, और इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। जज जो थे उन्होंने भी ये पूछा पुलिस से कि आपने क्या सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का पालन किया है जिसमें कहा गया था कि 7 साल से कम, 7 साल तक की जो सजा उसमें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस ने पक्ष रखा कि उन्होंने पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया है, नोटिस भी दिया 160 का पूछताछ जांच में शामिल होने का, और क्योंकि 467 आईपीसी इस पे लगी है, एक बड़ी धारा है, उसमें सजा 7 साल से ज्यादा है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की तरफ से जो वकील था उसने तमाम चीजों को बताया कि किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से जब उसको शिकायत मिली, किस तरीके से वो मुंगेर गई, किस तरीके से वो अवध यूनिवर्सिटी गई, किस तरीके से वो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिली जिसने मार्कशीट के पे साइन थे, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। आशीष, कोर्ट में पुलिस ने ये भी कहा कि जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी है, इसके अलावा जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी फर्जी है, और जो लॉ की डिग्री है वो भी फर्जी है, यानी कि 3 जो अहम दस्तावेज है तीनों के तीनों फर्जी हैं। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने बताया, रोल नंबर के साथ पुलिस ने बताया कि पुलिस यहाँ गई, और सबसे बड़ी चीज पुलिस ने ये कही कि कहीं ना कहीं एक गड़बड़ इसलिए है कि तोमर की जितनी भी डिग्रियां थी जिनको वेरीफाई करने पुलिस गई थी बिहार और यूपी, किसी भी शख्स ने उनकी डिग्रियों और मार्कशीट को जेन्युइन नहीं बताया, असली नहीं बताया। इसीलिए अब पुलिस चाहती है कि तोमर को एक बार लेकर फिर वहीं पर जाए, इन्वेस्टिगेशन करे कि आखिर किन किन लोगों ने फर्जी डिग्री लेने में मदद की और किस तरीके से ये सारा धंधा हुआ है। आशीष, किन किन ग्राउंड्स पर कोर्ट से बेल मिली, कोर्ट से जो पुलिस रिमांड मिला है जितेंद्र तोमर का, वो क्या ग्राउंड्स हैं? सबसे बड़ा ग्राउंड यही है कि जिस तरीके की पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक, क्यों
जिस शख्स के साइन है मार्कशीट के ऊपर, वो शख्स, वो प्रिंसिपल उस स्कूल का, उस कॉलेज का, वो पुलिस को मना कर रहा है कि ये साइन उसके नहीं है। क्यों? यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो ये कह रहा है कि ये जो मार्कशीट है, ये जो डिग्री है, ये उसने यूनिवर्सिटी से जारी नहीं हुई। ये तमाम चीजों का जो कॉन्स्पिरेसी का मामला है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, साजिश का पता लगाना है पुलिस। ये विज्ञान तो आप देखें कि इसमें अभी पुलिस कुछ और लोगों को अरेस्ट कर सकती है जिन्होंने सहयोग किया होगा इस तरह की डिग्री बनवाने में। दूसरी एक बड़ी बात आज देखने को मिली कोर्ट के बाहर, जब ये बहस चल रही थी तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि तोमर साहब की जो बाकी डिग्रियां हैं 10th की 8th की, उनकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी फर्जी निकल सकती हैं। तो मजाक के तौर पर यहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे। ठीक है शरद, मैं जानता हूँ कपिल जी और मैं उनको गुप्ता जी को वेट करा रहा हूँ, लेकिन जरूरी है यहाँ पर जो सवाल मैंने ओम थानवी साहब से पूछा था, बड़ा अच्छा उन्होंने उसका उत्तर दिया। ये इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत है? ये मामला पुराना है। और मैं एक चीज और दिन भर से कह रहा हूं, फिर आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अलग अलग मसले हैं। जितेंद्र तोमर की डिग्रियां फर्जी हैं या असली, ये एक अलग मसला है। एसीबी का अलग मसला है, और साथ में जो सीएनजी का है वो अलग मसला, और चौथा पॉइंट है इसके ऊपर की सियासत। तो सबको एक साथ जोड़कर कृपया मत देखिएगा। हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त जितेंद्र तोमर के फेक डिग्रीज के मामले में। इतना अग्रेसिव क्यों होना चाह रही है, जबकि उनको पता था आम आदमी पार्टी को कि जितेंद्र तोमर की डिग्रीज जो है वो क्वेश्चन में है, उस पर आरटीआई से जानकारी ली जा चुकी है। शरद, ये सवाल अप्रैल के महीने में उठा था जब हाई कोर्ट के अंदर भागलपुर यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट दिया था, और उसमें ये कहा था कि जो जितेंद्र तोमर की जो डिग्री है वो जेन्युइन नहीं लग रही है। लेकिन तब भी दबाव बना और मुख्यमंत्री ने क्लैरिफिकेशन मांगा जितेंद्र सिंह तोमर से, और जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, जो दस्तावेज सौंपे, उससे हमें ये बताया गया कि चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल जी में सेटिस्फाइड हैं, इसलिए वो मामले को वहाँ दबा दिया गया। लेकिन एक 3 चीज मैं आपको बताना चाहूँगा विज्ञान, कि अब हो क्या गया है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार किस तरह से दबाव में है और किस तरह से फंस गई है। कोर्ट ने अगर जमानत नहीं दी है जितेंद्र सिंह तोमर को, तो इसका मतलब पहला यह है कि प्राइमा फेसी इस केस में मेरिट कोर्ट को नजर आ रही है। दूसरा, 4 दिन जब एक राज्य का मंत्री, कानून मंत्री जेल के अंदर रहेगा, तो किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा कि कानून मंत्री जेल के अंदर है? ये कैसे हो सकता है? नैतिकता कहां तक जो है आप इसमें बर्दाश्त कर पाएंगे? कहां तक जो है आप इसमें ये कह पाएंगे कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है? तीसरी बात, अब अगर आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने, जितेंद्र सिंह तोमर ने आगे अपील करी और कोर्ट ने जमानत नहीं दी या कुछ और कमेंट कर दिया, ऑब्जर्वेशन दे दिया, तो फिर और इससे ज्यादा जो अभी स्थिति बनी हुई है, इससे भी और ज्यादा शर्मिंदगी की स्थिति दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की हो जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? स्थिति वही है कि अगर उसी टाइम पे कोई फैसला ले लिया होता जिस टाइम ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से आप बाकियों पे नैतिकता की बात करते थे, बाकियों पे आप आरोप लगाया करते थे कि आपके ऊपर आरोप है, जैसे अंग्रेजी में एक जुमला है ना, होलियर देन दाउ की पॉलिटिक्स आप कर रहे थे, और आप स्वतः उस तरह की सियासत में फंस गए जिसके लिए पारंपरिक तौर पर नेता और पॉलिटिक्स जानी जाती है। शरद, अब बिल्कुल मैं एक चीज और बता रहा था मैं कि नैतिकता की बात थी जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने, मैं आपको याद दिलाऊं, 2012 के अंदर जुलाई जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने 15 मंत्रियों के खिलाफ, केंद्र सरकार के, यूपीए सरकार के, मनमोहन सिंह सरकार के 15 मंत्रियों के खिलाफ अनशन किया था, 10 दिन का अनशन किया था। और वो अनशन क्योंकि सफल नहीं हो पाया, केंद्र सरकार नहीं मानी, इस्तीफे नहीं हुए मंत्रियों के, जांच नहीं बैठी, इस वजह से आम आदमी पार्टी बन गई। बात है, स्वतः तो इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा था कि जब आप नैतिकता की बात किया करते थे, तो अब आपके ऊपर बात आ रही है, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों नहीं ले? ठीक है, अब कपिल जी, आपको और विजेंद्र गुप्ता, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइड है, पूरा समय आपके लिए। नहीं, बड़ा बेसिक सा सवाल है। अभिज्ञान जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि पारंपरिक राजनीति करने लगे हैं और पारंपरिक राजनीति के कारण इस्तीफा नहीं दे रहे। आज सवाल यही है, अगर हम पारंपरिक राजनीति कर रहे होते तो उपराज्यपाल के द्वारा हमारे हाथ पैर नहीं बांधे जाते। अगर हम पारंपरिक राजनीति कर रहे होते तो हमारे कानून मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक बार पूरा कर लेता हूँ, फिर आपकी बात सुन लेता हूँ। आप उपराज्यपाल के मसले पर खूब कार्यक्रम हम करेंगे आज के, क्योंकि देखिए ये तीनों मसले बड़े खूबसूरती से घुमा दिए जा रहे हैं।
तोमर साहब का मसला अलग है, और आप चाहिए तो मैं एक एक केस को डिटेल में आपसे उस पर बहस कर सकता हूं। उपराज्यपाल का मसला अलग है, तो आप वो वाला नारेबाजी मत करिए कि अरे हमको तो केंद्र में मोदी सरकार ने रोक रखा है। तोमर साहब का मसला बिल्कुल बात से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि पारंपरिक राजनीति और वो चार्जशीट तक जब मामले को आप लेकर जाते हैं तो एक सबको जोड़ते हुए देखते हैं। और आपने शुरुआत की कि कहानी बड़ी सिंपल है। साहब, ये कहानी सिंपल है नहीं, और ये जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। कहानी अगर सिंपल होती तो इतनी सिंपल कहानी स्मृति ईरानी जी की भी है, वो भी जेल के अंदर होनी चाहिए थी। इतनी ही सिंपल कहानी रमाशंकर कठेरिया की भी है, वो भी जेल के अंदर होने चाहिए थे। और इससे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सिंपल कहानी निहाल चंद जी की है। बिल्कुल सीधी सादी कहानी तड़ीपार हो चुके अमित शाह जी की है। ये सारी कहानियां सिंपल होती, लेकिन कहानी सिंपल नहीं है। कहानी यहां से शुरू होती है कि 2 दिन पहले सीएनजी स्कैम की एक फाइल खुलती है। राजनीति तो की पारंपरिक राजनीति में आप ये सारे नाम आपने जो गिना दिए, अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो 1 मिनट कपिल जी, अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो आपकी धारणा और लॉजिक के हिसाब से इनका भी कुछ नहीं होना चाहिए था। क्यों तन्वी साहब, यही बात हुई? फिर फर्क क्या है? आप कहिए अमित शाह के बारे में, स्मृति ईरानी के बारे में, निहाल चंद जी, आपको पूरा आजादी और अधिकार है, फिर इसमें क्या अलग है? मेरी बात पूरी सुन ले तो समझ में आ जाए शायद। बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि पारंपरिक राजनीति कर रहे होते तो किसी भी और राज्य के कानून मंत्री को ऐसा गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि सभी पारंपरिक कर रहे थे और इस प्रकार से चुनौती नहीं दे रहे थे। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां पर वो फाइलें खोली जा रही है जो लोगों ने सोची थी कभी खुलेंगी ही नहीं। 2002 के घोटालों की फाइलें खोल रही है। देखिए, मैं आपको पहले भी जानते हैं, आप, मैं वैसी बहस नहीं करा था पूरा समय। रातों रात आपको दूंगा, आप रिस्पॉन्ड करिए। 3 आदमी से ही, लेकिन आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी असेंबली में जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, पारंपरिक राजनीति कर रहे होते तो कभी कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करी, कभी भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि पारंपरिक राजनीति में सदी बदी बात होती है। आज चुनौती किस बात की है? चुनौती इसी बात की है कि ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए इनको दबा दो, इनको दबाव में लाओ और इतना दबाव में लेकर आओ। जितेंद्र तोमर जी के मामले में आपने कहा मॉरल हाई ग्राउंड ले लेना चाहिए था और मॉरल हाई ग्राउंड लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं ये कहता हूं, नहीं लिया मॉरल हाई ग्राउंड तो क्या रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे? नहीं लिया मॉरल हाई ग्राउंड, इसकी ये सजा होगी कि एक नई एफआईआर दर्ज हो जाएगी। नहीं लिया मॉरल हाई ग्राउंड तो इसकी यह सजा होगी कि विधानसभा अध्यक्ष को नहीं बताया जाएगा, कानून का पालन नहीं किया जाएगा, नोटिस नहीं होगा, अरेस्ट वारंट हमारे साथ है, कानून के पहलू पर उनको लाऊंगा, अरेस्ट वारंट नहीं होगा, नोटिस नहीं होगा, और आप एक मंत्री को उठाकर गिरफ्तार करके एटीएस में आतंकवादी विरोधी शक्ति, आतंकवादी विरोधी जो बल है उसके दफ्तर में ले जाकर बंद कर देंगे और उसके बाद झूठा कोर्ट में। मैं थोड़ा सा बड़ा विचलित हूं एक छोटे से पॉइंट से। बात सुबह से सुन रहा हूं मैं, एक मंत्री को ये फिर भाई आप गाड़ी नहीं लेंगे, आप आम आदमी की तरह चलेंगे, फिर आप मंत्री भी हो जाएंगे। जी मैं बताता हूं इसका कारण क्यों, फिर आप मंत्री भी हो गए। मैं बताता हूं, अगर बीजेपी वाले ऐसा करे, कांग्रेस वाले ऐसा करे, बड़े क्यों सत्ता के भोगी है ना, आप तो मंत्री को कानून समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, मैं समझिए मैं क्यों कह रहा हूं। अगर जितेंद्र तोमर जी ने इस्तीफा दे दिया होता तो ये पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं करती। गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री हैं और सरकार को बदनाम करना है। गिरफ्तारी उनके मंत्री होने के कारण किया गया है, तो ये बात तो आएगी कि मंत्री को मंत्री होने के कारण गिरफ्तार कर रहे हो और पूरा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तो उसके पीछे आपको प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए थे, कानून और संविधान की रक्षा करने की बात होनी चाहिए थी। लेकिन साथ में एक बात और है, यहां पर आज स्पष्ट होकर आ रही है, ये जो सीएनजी स्कैम की फाइल खुलती है और जिसकी आंच राजभवन तक जाती है और उससे 7 आरसीआर में बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी हिलते हैं। अब आप सीएनजी पर आ गए। नहीं, मेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए 1 बजे घोटाले को खोलने की बात होती है, 3 बजे सियासत की जलेबी नहीं बनाई, सियासत की जलेबी बनाई जा रही है साहब, आपको चखनी होगी, आपको सुननी होगी ये बात। 1 बजे ये भी सुनना होगा। अब आप सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया था 2G के मामले में, कैबिनेट मिनिस्टर्स जेल गए थे, तो ये जो आप लोग पुकार लगा रहे हैं सुबह से, मंत्री जी को भेज दिया, मंत्री जी को भेज दिया, मंत्री जी भारतीय नागरिक है। एक मिनट, मंत्री जी भारतीय नागरिक है या मंत्री जी भारतीय नागरिकता से ऊपर है? अगर नागरिकता से ऊपर होते तो जेल में नहीं गए होते। नहीं, एक मिनट, आप बीजेपी पर पूरा आरोप लगाइए, कोई एतराज नहीं भाई। ये जो लॉजिक बार बार दिया जा रहा है भाई, इतना अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, मेरी समझ के बाहर है, इसमें इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत है? नहीं, अभी तो मैंने आक्रामक होकर कोई बात कही नहीं आपसे, मैं तो बिल्कुल साधारण तरीके से आपसे कह रहा हूं। मैं भी आपसे प्यार से पूछ रहा हूं कि ये मंत्री वाला पॉइंट बार बार क्यों? अगर मंत्री ना होते तो गिरफ्तार ना होते, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री को गिरफ्तार अगर सिसोदिया साहब ये कह रहे हैं कि क्या माफिया थे, क्या कोई और थे, तो ये क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है बताइए? आप बताइए ना। एक एफआईआर तो पहले से दर्ज है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है जी। रातों रात एक दूसरी एफआईआर दर्ज करके और सुबह सुबह गिरफ्तार करना, अगर मंत्री ना होते तो ये काम ना हुआ होता, इसीलिए किया गया। मैं बीजेपी के आपने अपना पॉइंट रखा, कुल मिलाकर थानवी साहब ये बात आ रही है मंत्री को आपने कैसे हाथ डाल दिया, तो बताइए गुप्ता जी, अब आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति के पास एक फर्जी डिग्री नहीं है, तीन फर्जी डॉक्यूमेंट है। हाँ, और तीनों वो मैं आशीष और मुकेश सिंह सेंगर को सुन रहा था। पुलिस के तफ्तीश में वो सारी चीजें सामने आ गई हैं। जी जी। कहीं ये व्यक्ति जो मंत्री है जी फर्जी डिग्रियों का रैकेट तो नहीं चलाता, उन रैकेटर्स के साथ तो नहीं मिला हुआ, क्योंकि जब 3 डिग्री उसके अपनी इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं वही कह रहा हूं, नहीं तो वो आपसे 4 सवाल मैं वही कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा रैकेट है ये, जिसका वो हिस्सा हो सकता है। एक मिनट इसको सीरियसली लीजिए आप, ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक व्यक्ति हर के पास हर डिग्री जी पुलिस कमिश्नर देखिए वो ग्रेजुएट नहीं है, औपचारिक तौर पर कह चुकी है कि पुलिस स्टैंड्स। मैं आपको तो पुलिस की बहुत बड़ी शर्मसारता होगी अगर पुलिस का वर्जन गलत निकलेगा। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, मेरी नहीं है। ये दिल्ली सरकार का मंत्री ग्रेजुएट नहीं है, लॉ ग्रेजुएट नहीं है, ये प्रूव हो गया जी। यानी कि एक सेकंड वो आप अपने तरफ से कहिए बात। ये सामने सारी बातें आ गई हैं, पूरी तरह से सामने आ गई हैं, उसको अब आप कितना भी घुमा लीजिए वो आपके ऊपर है। मैं अभिज्ञान एक बात जानना चाहता हूं कि जिस संगीन अपराध में वो आज जेल गया है या गिरफ्तार किया गया है, उसी प्रदेश की एंटी करप्शन ब्रांच ने उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया अभी तक एक बार भी?